हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुक्स लॉ और कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट इलास्टिक कांस्टेंट और थोड़ा बहुत उनके बीच में जो रिलेशन है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुक्स लॉ है क्या? हुक्स लॉ देखिए बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहाँ तक? ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक होता है। ये हम लोगों ने देखा था वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ये लागू होता है। ठीक है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो ई होता है और वही होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। वही होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक्सियल स्ट्रेस के केस में। शियर स्ट्रेस के केस में, शियर स्ट्रेस के केस में शियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होगा। शियर स्ट्रेस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाएंगे और वो है हमारा शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये बात बोली थी किसने? हुक्स लॉ ने। हुक्स ने कुछ अजम्पशन भी माने थे इस चीज़ के लिए कि ये लॉ तभी वैलिड होगा जब हमारा मटेरियल इलास्टिक हो, होमोजीनियस हो और आइसोट्रॉपिक हो। अब होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, इलास्टिक के मतलब तो हम लोगों ने देख लिया कि उसको स्ट्रेच किया जाए तो वापस से वो अपने शेप में आ जाए, दैट इज इलास्टिक। ठीक है, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? और भी कई वर्ड आते हैं, ऑर्थोट्रॉपिक आता है। इन सब का मतलब क्या है? तो देखिए होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि उसकी प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट सेम है, प्रॉपर्टीज आर सेम एट ऑल पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, 3 पॉइंट या 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये 3 4 पॉइंट हैं, डायरेक्शन 3 होंगी, एक्स वाई और अंदर की तरफ जेड। ठीक है, तो इधर की तरफ अगर जो डेंसिटी है रो 1, तो इधर ही की तरफ भी रो 1 है हुई। एक डायरेक्शन में हर पॉइंट पे अगर प्रॉपर्टी सेम हो तो वो होमोजीनियस कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। होमोजीनियस और इलास्टिक आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस यही है कि एक पॉइंट पे, मतलब हर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है, हर पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 जैसे ए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, हर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, सॉरी, इन ऑल पॉइंट्स एट पर्टिकुलर डायरेक्शन। इंग्लिश पे मत जाइएगा, इंग्लिश हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, बट मतलब मेरा समझिएगा। ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स यहाँ ऐड होना चाहिए, एट ऑल पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब किसी एक डायरेक्शन में हर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम है। वो प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है, डेंसिटी, वेलोसिटी, पार्टिकल मूवमेंट, एनीथिंग। ठीक है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक थोड़ा सा अलग है, हट के है। आइसोट्रॉपिक थोड़ा सा इसका ही उल्टा समझिए कि आइसोट्रॉपिक बोलता है कि प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, थोड़ा चेंज है। क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज आर सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन एट अ
पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई बॉक्स है हमारा, मतलब कोई मटेरियल है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो इसके तीन डायरेक्शन होंगे। तो अगर इसकी डेंसिटी इस डायरेक्शन में रो वन है तो इधर भी रो वन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट की यहाँ पे भी हो, लेकिन इस पॉइंट में अगर इस डायरेक्शन में डेंसिटी रो टू है तो इधर भी रो टू, मतलब किसी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है, तो वो आइसोट्रॉपिक है। तो जब बात आ जाती है कि मटेरियल आर आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम। मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके बना दे रहा हूँ कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट ऑल पॉइंट्स, मतलब हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे समझिए ये बॉक्स है, इसकी यहाँ अगर इधर रो वन है, इधर रो वन है दोनों डायरेक्शन में, तो कोई दूसरा पॉइंट है वहाँ पे भी डेंसिटी रो वन, इधर की तरफ रो वन, तीसरा पॉइंट यहाँ भी डेंसिटी रो वन, मतलब हर डायरेक्शन में हर, ठीक है। ऐसे ही एक मटेरियल होता है ऑर्थोट्रॉपिक। अभी मैं इस ये तो अलग चीज़ के लिए लिखा था, पहले ऑर्थोट्रॉपिक को डिफाइन कर लेता हूँ तो बात करते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक होता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, ये क्या होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हों, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है, और दोज विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होता है। और तो मतलब परपेंडिकुलर होता ही है, ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, एक होता है एनआइसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये क्या होता है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है, मतलब किसी दो डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया एनआइसोट्रॉपिक में। अब देखिए इन सब के बाद अभी हम लोग ने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, शियर मॉड्यूलस देखा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो एक टॉपिक आता है इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए सोम में वैसे तो हम लोग को शियर मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो के अलावा नहीं पढ़ना है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल टाइप एक क्वेश्चन आता है कि कितने इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए टू डिफाइन दैट मटेरियल। तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो सोम में पूछता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कंटेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डिफाइन द मटेरियल, रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मटेरियल, डिफाइन द मटेरियल, ठीक है। अब देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, पूछता है लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछता है। अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल मतलब क्या,
किसी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, तो कितने इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए? इलास्टिक कांस्टेंट, दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए बस, टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट को ईसी से मैं दिखा दे रहा हूँ जल्दी लिखने के लिए, ठीक है। अगर आपका ऑर्थोट्रॉपिक है तो 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, और अगर आपका एनआइसोट्रॉपिक है तो 21। तो ये याद रखिएगा, ये टेबल बहुत पूछता है। अभी हाल में ही किसी पेपर में पूछा है, मुझे शायद लग रहा है बिहार में पूछा है कि यूपीए में पूछा है, लेकिन पूछता है, ठीक है। तो जो हम लोग को इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ने हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो फिर से मैं डाल रहा हूँ हेडिंग इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट हम लोग को पढ़ने क्या क्या हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ। हम लोग को पढ़ना है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस जिसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरे नंबर पे शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। तीसरे पे बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। और चौथा पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से, और ये म्यू से। इन चार के बारे में हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस हमने देखा भी है, एक फट से फिर दोबारा देख लेते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। ई, तो हुक्स लॉ के हिसाब से क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन, ये था। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बस इतना अभी जानो, ठीक है। ये हो गया ई, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। और स्पेसिफिकली लिखना चाहूँ तो मैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस, पहला, ठीक है। दूसरा आता है शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जी क्या होगा, याद कीजिए क्या था, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू जी टाइम्स शेयर स्ट्रेन, ये आया था। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू हो जाएगा शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, ठीक है। जी हो गया, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पे बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस के, ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक। अगर मान लें 3D फिगर है और चारों ओर से स्ट्रेस लग रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये अधिकतर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में होता है, जब आपको चारों ओर से स्ट्रेस लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए, बिफोर गोइंग टू पॉइजन्स रेशियो, एक और चीज़ मैं इन तीनों के बारे में बता दूं। इन तीनों की यूनिट का अगर ध्यान दें तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है यूनिटलेस, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की यूनिट
न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, मतलब मेगा पास्कल, ठीक है, ठीक है, ये होती है। तो हमारा क्या हो गया, ई की भी यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो ये भी क्या होगा, MPa। ये क्या है, ये भी कोई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो ये भी MPa। नीचे डेनोमिनेटर में कोई यूनिट नहीं है, ऊपर यूनिट है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे इसकी भी यूनिट हो जाएगी मेगा पास्कल, MPa, ठीक है। सो इन दिस वे ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट हो गए। चौथे की बात कर लें, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, दो सेकेंड दीजिएगा। हाँ, पॉइजन्स रेशियो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा डिस्टर्बेंस है आसपास। इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बचपन में किया होगा, अगर आप किसी रबड़ को खींचते हो, ऐसे खींचते हो दो तरफ, तो इधर इसकी लंबाई बढ़ती तो है लेकिन उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, ये आपने देखा होगा। तो वही है पॉइजन्स रेशियो, मतलब एक डायरेक्शन में अगर जो स्ट्रेन आ रहा है उसका अपोजिट स्ट्रेन नेचर का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उनका रेशियो है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये होता है कि अगर लेंथ के अलॉन्ग हमारा कोई स्ट्रेन आ रहा है, अलग उधर लॉन्गेशन हो रहा है, तो विथ के अलॉन्ग उसके कॉम्प्रेशन हो, मतलब शॉर्टनिंग होगी, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो। इसकी जो रेंज होती है जनरली, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है पॉइजन्स रेशियो की रेंज, वो होती है -1 to 0.5, ठीक है। ये यूनिवर्सली है, यूनिवर्सल, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मटेरियल का जो होता है वो 0 to 0.5 होता है, ठीक है, 0 to 0.5 होता है, ओके, मैक्सिमम जनरली, ठीक है, ओके। निगेटिव हमारा नोट करके लिख सकते हैं कि निगेटिव पॉइजन रेशियो किसके में होता है, निगेटिव पॉइजन रेशियो ब्लड वेन्स का होता है, ब्लड वेन्स का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप। देखिए डेरिवेशन में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर उनको चाहिए तो मैं डेरिवेशन कर दूंगा ना, लेकिन अभी जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस है, उनके लिए डेरिवेशन से ज़्यादा ये है कितना, ये मैटर करता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये हम लोगों ने 4 देखे, तो सबके बारे में बारी बारी रिलेशनशिप देख लेते हैं। 4 रिलेशंस भी हैं हमारे पास, 4 रिलेशन। सबसे पहला कि E इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। फिर E इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस g। फिर E अपॉन इज इक्वल टू, ई वाला तो हो गया, म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस g अपॉन में 6k प्लस 2g। ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशन वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये याद होने चाहिए। 2 दे देगा क्वेश्चंस में, कोई 2 इनमें से दे देगा, तीसरा पूछ देगा, तो ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले लेक्चर से हम लोग कुछ एक्सियल स्ट्रेस वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और जनरलाइज हुक लॉ देखेंगे, इलॉन्गेशन इन बार देखेंगे, ठीक है।
एक्सियल लोड लगने की वजह से टेपर्ड बार और प्रिज्मेटिक बार में इलांगेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये सब वीडियोस हम लोग ये सब लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें, जिससे हमारी मेहनत को एक फल मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। पढ़ाई ही एकमात्र ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, और कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि ये चीज़ अपलोड की जाए तो वो भी प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।